हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 जुलाई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे प्रमुखता से हेडिंग प्रकाशित की गई है वो छात्रों का मुद्दा, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी घुसने से छात्रों की मृत्यु हो गई है। इसी तरीके की कई कोचिंग संस्थाओं को अब सील किया जा रहा है और इसमें सबसे जो बेहुदापन है वो आप ये कह सकते हैं कि जो पक्ष और विपक्ष है, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। जान चली गई उसकी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली में जल भराव से कोचिंग संस्थान में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत का मामला सोमवार को संसद के दोनों सदनों में गूंजा। इस दौरान दोनों ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर अल्पकालिक चर्चा कराई गई तो लोकसभा में शून्यकाल में इसे उठाया गया। छात्र छात्राओं की मृत्यु पर दुख तो सभी ने जताया, पर जब जिम्मेदारी पर बात आई तो बयानबाजी और नाले गंदे हैं, जल भराव होता रहता है, इस तरीके की बात आने लगी। और उसके बाद आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया जाने लगा और स्थानीय विधायकों पर आरोप लगाया जाने लगा। राज्यसभा में कार्य स्थगन के लिए नोटिस देने वालों में भाजपा सदस्यों के साथ ही आम आदमी पार्टी की सदस्य स्वाति मालीवाल भी शामिल थीं। सभापति जगदीप धनखड़ ने इसे स्वीकार किया। चर्चा की शुरुआत भाजपा की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने की। उन्होंने कहा कि 3 छात्रों की मृत्यु हो गई, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों में आंसू क्यों नहीं है, माथे पर सिकन क्यों नहीं है। 26 जून से लेकर 22 जुलाई तक शिकायतें व रिमाइंडर दिए गए थे। उक्त कोचिंग संस्था की लाइब्रेरी अवैध रूप से बेसमेंट में चल रही है। घटना हो सकती है, पर सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 3 छात्रों की इसमें मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट है, बिहार में फिलहाल लागू नहीं होगा 65% कोटे वाला कानून। सुप्रीम कोर्ट का पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। हाईकोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का कानून कर दिया था रद्द। आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका विचारार्थ स्वीकार। देखिए, बिहार में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% करने का नया कानून फिलहाल लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इनकार का सीधा मतलब यह हुआ कि बिहार में होने वाली भर्तियों में फिलहाल नया आरक्षण कानून लागू नहीं होगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक की गुहार लगाते हुए रिक्तियां भरने के लिए चल रही प्रक्रिया की दुहाई दी थी। पटना हाई कोर्ट ने 20 जून को बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार में आरक्षण अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया था। इस कानून के जरिए राज्य विधायिका ने आरक्षण सीमा 50 से 65 कर दी थी। बिहार सरकार ने 10 याचिकाएं दाखिल कर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी है। बिल्कुल सही रोक लगी हुई है। आरक्षण की सीमा जो 50% तय है उसको 65% करने की क्या आवश्यकता है। एक वर्ग को लाभ देने के लिए आप एक वर्ग को वंचित नहीं कर सकते हैं। जब मामला बराबरी का है तो 50% और 50% होना चाहिए, और जिनको प्रवेश करना होगा, जिनमें काबिलियत होगी, वो उस 50% में भी हिट कर जाएंगे। तो इसलिए ये आरक्षण व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं है कि 65% आरक्षण दे दिया जाए। इसमें क्या होगा कि जो होनहार छात्र हैं, जो एक्टिव छात्र हैं पढ़ाई को लेकर, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जिसमें राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है कि अभिमन्यु नहीं अर्जुन है जनता, कमल चक्रव्यूह तोड़ देगी। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेरकर मार देने के रूपक का सहारा लेते हुए कहा कि आज देश कमल आकार के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिसे केवल 6 लोग नियंत्रित कर रहे हैं। इस आधुनिक चक्रव्यूह में युवाओं को बेरोजगारी, पेपर लीक में फंसाया जा रहा है। किसान, जवान, श्रमिक से लेकर मध्यम वर्ग तक यानी सभी इस चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं। देश में इस चक्रव्यूह के जरिए डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, पर चक्रव्यूह बनाने वालों को गलतफहमी है कि देश के युवा, किसान और पिछड़े अभिमन्यु हैं।
राहुल ने कहा कि ये सभी अभिमन्यु नहीं अर्जुन हैं जो कमल रूपी चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। यानी यहाँ पर भाजपा को टारगेट किया जा रहा था कि जिस तरीके से भाजपा ने एक चक्रव्यूह बनाया जिसमें देश, युवा और बेरोजगारी ये सभी उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन जो जनता है वो अर्जुन का रोल निभाएगी और इससे बाहर आएगी। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद में अब होगी उम्र कैद। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश। विदेशी फंडिंग भी कानून के दायरे में होगी। 14 वर्ष तक की इसमें सजा होगी। छल कपट अथवा बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में उत्तर प्रदेश में कानून और सख्त होगा। जब किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराकर उत्पीड़न की घटना यानी कि लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा तथा 50,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित था। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग में अब 7 से 14 वर्ष तक की सजा हो सकती है और कम से कम 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। इसके तहत अब यदि कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की नीयत से किसी व्यक्ति को धमकाता है, हमला करता है, विवाह का वादा करता है या षड्यंत्र करता है, प्रलोभन देकर नाबालिग महिला या व्यक्ति की तस्करी करता है, तो आरोपित को उम्र कैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाएगा। कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए धनराशि जुटाने के रूप में तय कर सकेगी। जब कोई भी व्यक्ति मतांतरण का केस दर्ज करा सकेगा, पहले पीड़ित उसके स्वजन या करीबी रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते थे। इस न्यूज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक व्यवस्था लाई जा रही है जिसमें 10 दिन बच्चे बिना बस्ते के जाएंगे। साल में 10 दिन अब बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे बच्चे, यानी महीने में एक दिन, क्योंकि वैसे समर और विंटर वेकेशन रहता है तो एक एक महीने उसमें से हटा दिए गए हैं। तो 10 महीने यानी एक महीने में 10 दिन, अब 10 दिन पढ़ाई हुई, 10 महीने पढ़ाई हुई, तो एक महीने में एक बार जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, वो बिना बस्ते के जाएंगे। स्कूली बस्ते का बोझ कम करने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने अब बच्चों को बिना बस्ते के भी साल में 10 दिन स्कूल आने की पहल की है। मंत्रालय ने सोमवार को इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें 6वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों को साल में 10 दिन पढ़ाई के अतिरिक्त व्यक्तित्व व कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। बच्चों को साल में ये 10 दिन स्कूल अपनी सुविधा को देखते हुए 5-5 दिन के 2 चरण में मुहैया कराए जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल के 4 साल पूरे होने के मौके पर शिक्षा मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। इसका उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के बोझ से राहत देना है, उन्हें सोने और पुलिस कार्यालय को दिखाने, स्थानीय उद्योगों का भ्रमण कराने, स्किल से जुड़ी गतिविधियों से जोड़ने, किसी ऐतिहासिक स्थल, वन्यजीव अभ्यारण्य आदि का भ्रमण कराने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं। मंत्रालय ने समाज के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए उन्हें आसपास के क्षेत्रों में सर्वे करने, लोगों की समस्याओं की पहचान करने, उनकी जीवन शैली से जुड़ी खूबियों को सामने लाने, बुजुर्ग और अभिभावकों का साक्षात्कार कराने जैसी करीब 33 गतिविधियों से जोड़ने की सिफारिश की है। आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं सीएम केजरीवाल, सीबीआई। आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई और बचाव पक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए केजरीवाल को घोटाले का सूत्रधार बताया तो दिल्ली के सीएम ने एजेंसी के दावों को बेबुनियाद बताते हुए गिरफ्तारी को इंश्योरेंस अरेस्ट करार दिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने लंबी जिरह सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई की तरफ से विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने तर्क दिया कि बीते 1 माह में जिस तरह के सबूत सामने आए हैं उससे एजेंसियां बताएंगी कि ये सिर्फ आरोप नहीं है बल्कि केजरीवाल पूरे आबकारी घोटाले के सूत्रधार हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो कोचिंग सेंटर हादसा, बेसमेंट के चारों मालिक व थार संचालक गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये थार ने जब तेज़ी से गुजर रही थी तो उसकी वजह से भी बेसमेंट में और पानी चला गया था, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, अपनी लापरवाही के लिए सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर परमिशन नहीं थी तो कैसे चल रहा था, जांच करनी चाहिए थी। ये पूरा कार्य डीडीए का था, डीडीए का जिम्मा था
कि कैसे इस चीज़ को नियंत्रित किया जाए, रोका जाए। अब जो वो उसमें लापरवाही उनकी सामने आई है तो किसी को भी गिरफ्तार करिए आप, जिनकी जान जानी थी वो चली गई। अब सबको नोटिस दिया जा रहा है, जिसमें दृष्टि आईएएस को भी की कोचिंग करोल बाग में सील की गई है। धनखड़ जी का इसमें एक बहुत अच्छा बयान आया है। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो बता रहे हैं कि कोचिंग संस्कृति जो है वो गैस चैम्बर से कम नहीं है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि कोचिंग सेंटरों की संस्कृति किसी गैस चैम्बर से कम नहीं है। कोचिंग वस्तुतः उच्च रिटर्न देने वाला एक फलता फूलता उद्योग बन गया है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में जल भराव के कारण 3 छात्रों की मौत की घटना पर सोमवार को राज्यसभा में चर्चा की अनुमति देते हुए धनखड़ ने कहा कि देश की युवा आबादी का विकास किया जाना चाहिए। ऐसे देश में जहां अवसर बढ़ रहे हैं, कोचिंग एक समस्या बन रही है। उन्होंने सदस्यों से युवाओं को देश में उपलब्ध विभिन्न रोजगार और कौशल अवसरों के बारे में बताने का आग्रह किया है। एक तिहाई मरीजों में लीवर खराबी का कारण हेपेटाइटिस ए व ई। हेपेटाइटिस बी और सी अधिक जानलेवा बीमारी है, फिर भी हेपेटाइटिस ए व हेपेटाइटिस ई को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि करीब एक तिहाई मरीजों के लीवर खराब होने का कारण हेपेटाइटिस ए व ई का संक्रमण बन रहा है। वायरल हेपेटाइटिस के संदर्भ में एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में संस्थान के डॉक्टरों ने इसकी जानकारी दी है। यह भी बताया कि हेपेटाइटिस ए का संक्रमण अधिक हो रहा है। बच्चों के अलावा वयस्क भी हेपेटाइटिस ए से अधिक संक्रमित हो रहे हैं। दूषित पानी व अस्वच्छ भोजन में से ये बीमारियां होती हैं, इसलिए स्वच्छ पेयजल और खान पान से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। एम्स के पीडियाट्रिक विभाग के गैस्ट्रोलॉजी के विशेषज्ञ प्रोफेसर रोहन मलिक ने बताया कि मानसून सीजन में अक्सर हेपेटाइटिस ए का संक्रमण बढ़ जाता है। इन दिनों ओपीडी में इसके मरीज अधिक से अधिक पहुंच रहे हैं। कुछ बच्चे अभी आईसीयू में भी भर्ती हैं। गैस्ट्रोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सॉलीमार ने बताया कि 18 से 85 वर्ष के युवा भी अभी हेपेटाइटिस ए से पीड़ित होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पर पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, इसको हम स्किप करेंगे। स्कूली शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और मूल्यांकन के पैटर्न में एक रूपता लाने की पहल। शिक्षा क्षेत्र में विगत वर्षों से आए बड़े सुधारों से जुड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को सोमवार को 4 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर शिक्षा मंत्रालय ने एक बार फिर सभी राज्यों से स्कूली शिक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पैटर्न में एक रूपता लाने की पहल की है। साथ ही नीति से जुड़ी पहलों को तेजी के साथ जमीन पर उतारने की भी अपील की है। इन अवसरों पर राज्यों को गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने का भी सुझाव दिया गया है। मंत्रालय ने अखिल भारतीय शिक्षण समागम नाम से एक बड़ा आयोजन किया है, जिसमें देश की शीर्ष शिक्षाविदों के साथ ही विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, राज्यों और शिक्षा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसको हम स्किप करते हुए चलेंगे। बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी। सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए नेविगेशन प्रणाली और तटरक्षक बल के लिए 22 इंटरसेप्टर नौकाएं खरीदी जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने सोमवार को खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नेविगेशन प्रणाली व इंटरसेप्टर नौकाओं की खरीद की लागत का पता नहीं चल पाया है। कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के लिए उन्नत भूमि नेविगेशन प्रणाली की खरीद को आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई है और इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड चेन्नई से भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत खरीदा जाएगा।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं जिनको हम स्किप करते हुए चलेंगे। इसके बाद आ गया है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में आज देखिए दोनों आर्टिकल पॉलिटिकल हैं, जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आत्मघाती अंतर्कलह से बचे भाजपा। जिस तरीके से यूपी में अंतर्कलह चल रही है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हों और या फिर योगी जी हों, इनमें जो अंतर्कलह चल रही है उसको लेकर ये न्यूज़ बताई जा रही है। आर्टिकल लिखा गया, इसको स्किप करेंगे। अपनी सीमा पार करती ममता बनर्जी। यहाँ ममता बनर्जी जो बंगाल में केंद्र से पूरी तनातनी के मोड में रहती हैं, केंद्र की योजनाओं को अपने यहाँ लागू नहीं करती हैं, राज्यपाल की बात नहीं सुनती हैं, इन सब बातों को इस आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसको भी स्किप करेंगे। अब आते हैं बिजनेस पेज पर। 2 वर्ष में जीडीपी का 20% होगी डिजिटल इकोनॉमी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 20% हो जाएगी। अभी यह जीडीपी का 10% है। गवर्नर ने 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट की प्रस्तावना में इस बार बल दिया है कि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण से अगली पीढ़ी की बैंकिंग का रास्ता खुल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सभी नवाचार वित्तीय बाजारों को अधिक कुशल और एकीकृत बना रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत डिजिटल क्रांति में सबसे आगे है। देश ने न केवल डिजिटल भुगतान में तेजी लाकर वित्तीय प्रौद्योगिकी को अपनाया है, बल्कि बायोमेट्रिक पहचान, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल लॉकर और सहमति के आधार पर डाटा भी साझा कर रहे हैं। चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.5% रह सकती है विकास दर। सामान्य मानसून और राजनीतिक स्थिरता के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.5% के करीब रह सकती है। आर्थिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा के जुलाई 2024 के अंक में कहा है कि स्थिर उपभोग मांग और लगातार सुधरती निवेश मांग के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 8.2% की वृद्धि हुई है। एनसीएईआर की महानिदेशक पूनम गुप्ता ने बताया कि सामान्य मानसून, अपेक्षाकृत सौम्य वैश्विक दृष्टिकोण और भारत की बाकी दुनिया में चुनावी अनिश्चितता में कमी के आधार पर विकास दर 7 से 7.5% रह सकती है। और इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। क्वाड देशों का चीन को संदेश, हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र रहे आवाजाही। चीन को स्पष्ट संदेश देते हुए क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग देशों ने हिंद और प्रशांत महासागर में बेरोक-टोक आवागमन खुला रखने का आह्वान किया है। साथ ही क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किए जाने की भी जरूरत बताई है। कहा कि कोई भी देश अन्य देश पर जबरदस्ती रौब जमाने की कोशिश ना करे। सभी देशों को सभी तरह के दबावों से मुक्त रखने का अधिकार है। जवाब में चीन ने कहा कि अमेरिका और भारत क्षेत्र में कृत्रिम तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो गलत है। यह संदेश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में विचार विमर्श के बाद दिया गया है। बैठक में ऐसी एक योजना बनाने का निर्णय लिया गया है जिसके जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री आवागमन की जानकारी समय समय पर सार्वजनिक की जाएगी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो विजय घोषित। वेनेजुएला में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में निकोलस मादुरो को विजेता घोषित किया गया है। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल ने कहा है कि मादुरो ने मुख्य विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस को पछाड़ते हुए 51% वोट हासिल किए हैं। यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। गोंजालेस को 44% वोट मिले हैं। हालांकि विपक्ष ने अनियमितता का आरोप लगाया है और परिणामों को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। एडमंडो गोंजालेस ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारक भारतीयों को नागरिक व वोटर बनाने पर जोर।
अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के पहले अमेरिका में ग्रीन कार्ड धारकों, खासतौर पर भारतीय अमेरिकियों को नागरिक और मतदाता बनाने की मुहिम छेड़ दी गई है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक और विपक्षी रिपब्लिकन की ओर से जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। वहां रह रहे ग्रीन कार्ड धारकों को नागरिकता और वोटिंग के लिए पंजीकृत कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उनसे अपील की जा रही है कि वे नागरिकता हासिल कर मतदान में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ग्रीन कार्ड धारक 5 वर्ष तक अमेरिका में रहते हैं तो वह नागरिकता के पात्र हो जाते हैं। कार्ड धारकों में बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका व एशियाई अमेरिका शामिल हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 30 जुलाई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।